हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ज्योग्राफी के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जियोस्ट्रॉफिक विंड एंड टेम्परेचर इन्वर्जन को इस वीडियो में देखा जा सकता है। ये दोनों ही वीडियोस अलग अलग से हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल भी है। यहाँ पर हम एक कंपाइल्ड वर्जन लेके आए हैं सो दैट इस एक वीडियो से ही आप इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर सकें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करेंगे जियोस्ट्रॉफिक विंड की। ये डायग्राम है जो आपको समझ में आना चाहिए और ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है जो आपको समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी, आप बिल्कुल ही गलत नहीं करेंगे कभी। और यहां पर आप ध्यान दीजिए, अपर एटमॉस्फेयर की विंड्स हैं, राइट। अब आपको जेट स्ट्रीम्स की मदद से मैं समझाऊंगी। आपने पढ़ा भी होगा कई बार कि जेट स्ट्रीम्स को जियोस्ट्रॉफिक विंड से जोड़ा जाता है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। नाउ आपको पता है वार्म एयर बीइंग लाइटर ऊपर की तरफ जाती है और कोल्ड एयर बीइंग डेंसर डिसेंड करती है, राइट। वार्म एयर पे आपको पता है लो प्रेशर होता है, कोल्ड एयर पे हाई प्रेशर होता है। ये है हमारे बेसिक्स। बेस्ड ऑन दिस हम हेडले सेल, फेरल सेल और पोलर सेल बनाते हैं। चलिए नाउ इक्वेटर पे एयर बीइंग वार्मर ऊपर की तरफ जाएगी, अब ट्रोपोपॉज तक ही जा सकती है। उसके बाद क्या होगा, एयर जो है डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब आप समझिए सिंपल सी बात कि जब एयर इक्वेटर से ऊपर जा रही थी, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा नॉर्मल लैप्स रेट लगेगा, मतलब जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी कोल्ड होती जाएगी। प्लस अब जितना इक्वेटर से दूर होती जाएगी वो भी कोल्ड होती जाएगी। तो देखा गया है कि 30-35 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास एयर जो है कोल्ड हो जाती है। और हमें पता है कोल्ड एयर क्या करती है, डिसेंड करती है। दोबारा ध्यान दीजिए, यहां से हवा गई ऊपर कोल्ड हो गई, इक्वेटर से दूर गई कोल्ड हो गई, 30-35 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास डिसेंड कर जाती है और ये आपका पूरा सेल जो है बन जाएगा, राइट। चलिए ये है हमारा हेडले सेल। अब पोल्स के पास क्या होगा, ठंडी बहुत है, ठंडी मतलब कोल्ड, हवा डिसेंड करेगी। हवा चलो जी डिसेंड कर गई, फिर हवा पोल से दूर जाने लगती है। अब 60-65 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास देखा गया है। अब आप समझिए, हवा पोल्स पे थी बहुत ठंडी थी, पोल से दूर जाती जा रही है गर्म हो जाएगी और 60-65 डिग्री लैटिट्यूड पे वार्म हो जाएगी हवा इतनी कि देखा गया है यहां से हवा ऊपर की तरफ जाती है और फिर ये सेल जो है कंप्लीट हो जाता है। दिस इज योर पोलर सेल, राइट। अब समझिए, यहां पे हवा डिसेंड कर रही है यानी हाई प्रेशर, यहां हो जाता है हाई प्रेशर। यहां हवा ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है मतलब लो प्रेशर, यहां हो जाएगा लो प्रेशर। अब हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पे जाएगी, लो प्रेशर से ऊपर जाएगी और आपका पूरा जो है ये सेल बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड फेरल सेल। ये आपके तीनों सेल्स बन गए। ये जो हमने डायग्राम देखा था ये आपका बन गया। नाउ यहां पे अब ध्यान से देखिएगा, यहां से आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है बनेगा। नाउ लेट्स से दिस इज पोजीशन ए, लेट्स से दिस इज पोजीशन बी, है ना। अब सेम गोज फॉर द नेक्स्ट सेल एज वेल। अब एक बात बताइए, आप देखिए ए की तरफ भी हवा आ रही है, बी की तरफ भी हवा आ रही है, फिर हवा नीचे चली जाती है और दो डिफरेंट सेल्स का पार्ट बन जाती है। ये हवा मिक्स भी तो हो सकती थी ना, ये दो डिफरेंट सेल्स का पार्ट क्यों बन गई, क्योंकि दोनों हवा के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हैं। तो यही होता है कि जब हवा पोजीशन बी से नीचे आके दूसरे सेल का पार्ट बन गई और ए से भी नीचे आके दूसरे सेल का पार्ट बन गई, तो यहां पे क्रिएट हो जाता है वॉइड। उस वॉइड में कभी कभी एयर मास फंस के रह जाता है और उस एयर मास की जो फाइनल मूवमेंट है वो हम जेट स्ट्रीम से जोड़ते हैं। जेट स्ट्रीम है, अपर एयर सर्कुलेशन है, ऐसा कुछ हम पढ़ते हैं। पर हवा यहां से यहां तक कैसे आ गई, यही हमने समझना है। अब इनिशियली क्या होता है, अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो जोन्स है यहां पे आपका जो है वॉइड क्रिएट हो जाता है। यहां वॉइड क्यों क्रिएट हो रहा है, ध्यान से देखिए, यहां से भी एयर आ रही है, यहां से भी एयर आ रही है, दोनों मिक्स नहीं हो रही, दो डिफरेंट सेल्स का पार्ट है क्योंकि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। तो यहां पे एक स्टैटिक एयर मास फंस के रह जाएगा, यहां से शुरुआत होगी आपकी जेट स्ट्रीम की मूवमेंट की। यहां भी आप देखिए सिमिलरली, यहां से हवा आ रही है, यहां से हवा आ रही है, तो क्या होगा, हवा दो डिफरेंट सेल्स का पार्ट बन गई। अगेन यहां पे वॉइड क्रिएट हो गया, यहां पे फिर एक स्टैटिक मास अटक के रह जाएगा, लेकिन उसकी ही मूवमेंट है जो फाइनली
भी जेट स्ट्रीम बनेगी। कैसे? और जेट स्ट्रीम है क्या? आपने पढ़ा हुआ है जेट स्ट्रीम भी अपर एयर सर्कुलेशन है, राइट? चलिए समझते हैं क्या होती है। अब हमने पोजीशन ए और पोजीशन बी की बात करनी। अब ध्यान से देखिएगा नाउ, अगर मुझे पोजीशन ए और बी का प्रेशर बनाना पड़े, है ना, अब सिंपल सा पॉइंट यहां पे जो लॉजिक यूजुअली लगता है वो क्या है कि ए पोजीशन जो है इक्वेटर के पास है, जो चीज इक्वेटर से पास होगी इन कंपैरिजन टू बी, तो इक्वेटर पे क्या होता है, वार्मथ बहुत ज्यादा होती है, तो जो पोजीशन ए के पास है, जो इक्वेटर के पास है, वो भी वार्म होनी चाहिए। दैट मीन्स वहां पे लो प्रेशर होना चाहिए, राइट? इन कंपैरिजन टू दिस बी इक्वेटर से थोड़ा दूर है, तो वो ए के कंपैरिजन में कोल्ड होगा, मतलब कि हाई प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशंस तो हमें यही बताती है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके आगे आप क्रॉस लगा दीजिए, ऐसा नहीं। अब क्यों नहीं है, ध्यान देना, मैं हर बार क्लास में ये चीज बताती हूं। जब भी हम बात कर रहे हैं कि पोजीशन ए की, बिल्कुल सही बात है कि पोजीशन ए इक्वेटर के पास है ना बी के कंपैरिजन में, तो वार्म होगा, बट हम भूल जाते हैं हम अपर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। नीचे तो हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पोजीशन ए पे वार्म होना चाहिए क्योंकि वो इक्वेटर के पास है बी से, है ना, बी इक्वेटर से थोड़ा दूर है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पोजीशन ए पे वार्म है, बिल्कुल सही है, पर वार्म का मतलब है लो प्रेशर, मतलब हवा ऊपर की तरफ जाएगी। यहां पे हमें अपर एटमॉस्फेयर की बात करनी है, तो नीचे वार्म है, यस, नीचे वार्म क्यों है, बिकॉज इट इज क्लोजर टू द इक्वेटर, है ना, अगर मैं इक्वेटर यहां बना दूं, इट इज क्लोजर टू द इक्वेटर, बट नीचे वार्म होने का मतलब है सारी हवा ऊपर जाएगी। आप देखिए यहां पे वार्म पे हवा ऊपर जाती है, यानी सारी हवा ऊपर जाके इकट्ठी हो जाएगी। वार्म से हवा सारी ऊपर जाके इकट्ठी होगी तो बहुत सारे पार्टिकल्स बन जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा। अपर एटमॉस्फेयर में क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि वार्म होने की वजह से सारी हवा ऊपर चली गई। तो ये जो हमने कंडीशन लिखी थी यहां पे, हमने गलत नहीं लिखी थी, लेकिन दिक्कत क्या थी कि ये जो है नीचे की लोअर एटमॉस्फेयर की बात थी, अपर एटमॉस्फेयर में कुछ और ही हो रहा है। नीचे वार्म है, सारी हवा ऊपर जाके ऊपर हाई प्रेशर कर देगी, तो यहां पे एक्चुअली लो प्रेशर नहीं आना चाहिए, यहां पे एक्चुअली हाई प्रेशर आना चाहिए। सिमिलरली जो बी पोजीशन थी, बात हम सही कर रहे थे कि दिस शुड बी कोल्ड एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इक्वेटर से थोड़ा दूर है, पर वो लोअर एटमॉस्फेयर में हो रहा है। यहां पे अगर कोल्ड है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर पे एयर डिसेंड करती है, मतलब सारी हवा नीचे आ गई, तो ऊपर तो बहुत कम हवा बची। तो अपर एयर में क्या होगा, अगर सारी हवा नीचे आ गई, अपर एयर में बहुत कम पार्टिकल्स बचे, अपर एयर में क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो ये कंडीशन आप बिल्कुल काट दीजिए। ये जो आपने लिखा था, दिस वाज ट्रू फॉर लोअर एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर में कुछ और हो रहा है। अपर एटमॉस्फेयर में यहां पे हाई प्रेशर है और यहां पे लो प्रेशर है, राइट? तो हमेशा ये चीज आपने याद रखनी है। जो ये हमने इमेजिन किया था, हम गलत नहीं कह रहे थे, लेकिन दैट इज फॉर लोअर एटमॉस्फेयर। जब नीचे लो प्रेशर होगा, हवा ऊपर जाएगी, अपर एटमॉस्फेयर में बहुत पार्टिकल्स रहेंगे, वहां हाई प्रेशर बनेगा। सिमिलरली जब नीचे कोल्ड होगा, सारी एयर डिसेंड करेगी, ऊपर क्या बचेगा, कम एयर, तो सारी हवा नीचे आ गई तो ऊपर कम एयर, ऊपर लो प्रेशर। तो ए और बी पोजीशंस पे अब जो हमने प्रेशर बनाया है वो सही है, क्योंकि हमें याद रखना है दिस इज अप इन द एटमॉस्फेयर जेट स्ट्रीम, तो अपर एयर सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट है। अब आप समझ गए, अब हवा कैसे बहेगी, हाई टू लो। सिमिलरली जो है यहां पर भी हवा वुड बी हाई टू लो। अब ध्यान से देखना, दैट मीन्स हवा कैसे आई यहां पे, हाई टू लो, पोजीशन ए और बी। यहां भी हवा कैसे आई, हाई टू लो, राइट? एक तरफ हाई प्रेशर, एक तरफ लो प्रेशर, अग्रीड? अब देखो, अब इसको मैं इस पोजीशन में बना देती हूं। ध्यान से देखना, यहां पे 3 सेल्स थे, यहां भी 3 सेल्स हैं। हवा कैसे आ रही है, हाई टू लो, हाई टू लो, राइट? अब इसको मैं एक कोई बना देती हूं। हवा यहां पे है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अभी भी आप देखना, ये मूवमेंट शुरू नहीं हुई होती है, अभी तो हम पहले ही स्टेप पे हैं कि वहां पे जो एयर मास था उसकी मूवमेंट वुड बी पोजीशन ए से बी हाई टू लो। और ध्यान रखना, ये अप इन द एटमॉस्फेयर अलग ही चल रहा है, राइट? तो क्या होगा, अब यहां पे पोजीशन आ जाती है हाई टू लो। अभी भी जेट स्ट्रीम की मूवमेंट शुरू नहीं हुई है, मैं यही दिखाऊंगी कि जेट स्ट्रीम की मूवमेंट कैसी होती है। तो अब आप समझो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर,
जब भी प्रेशर चेंज हो रहा है, हम कहते हैं उसको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की बात होती है कि प्रेशर बदल रहा है, हाई टू लो, चेंज ऑफ प्रेशर हो रहा है। तो वही चीज है यहां पे कि प्रेशर जो है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो ये हमने हवा बनाई है, ये हवा की यहां पे बात हो रही है। अब हमें पता है हवा ऐसे नहीं जा सकती। क्यों? हवा तो डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि हवा पे लग रही है कोरियोलिस फोर्स। अब देखिए, हवा पे कोरियोलिस फोर्स लगी, हवा बेंड हो गई, बिल्कुल जी, हवा बेंड हो गई। फिर कोरियोलिस फोर्स लगी, हवा और बेंड हो गई, राइट। फिर कोरियोलिस फोर्स लगी और हवा इस तरह से आ गई। अब ध्यान से देखना यहां पे, बिल्कुल ध्यान से। यहां पे अगर हम देखें, ये था आपका हवा जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर थी, है ना, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, चेंज इन प्रेशर। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, इसमें और कोरियोलिस फोर्स में ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल है, राइट। तो इनिशियली जो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स में कौन सा एंगल है? 90 डिग्री ऑलमोस्ट। एंड देन बेंड होते होते कब हम हवा को जियोस्ट्रॉफिक विंड कहेंगे? जब इनिशियली तो इनमें एंगल 90 डिग्री था, जब इनका एंगल 180 डिग्री पे पहुंच जाएगा और हवा बिल्कुल इस तरह हो जाएगी, तब उसे जियोस्ट्रॉफिक विंड कहेंगे। डू यू रियलाइज कि हवा तो इस तरह थी, क्यों हवा फिर वेस्ट से ईस्ट आने लग गई? क्योंकि उस पर कॉन्स्टेंटली कोरियोलिस फोर्स लग गई, और जब हवा इस तरह आई तब वो जेट स्ट्रीम की मूवमेंट की तरह चली है। तभी तो हम कहते हैं कि जेट स्ट्रीम में हमेशा मियांडरिंग हो जरूरी नहीं है। मियांडरिंग क्यों होती है? क्योंकि इस तरफ आने के बाद भी हवा हाई टू लो मूव करती रहती है, वरना मूवमेंट कैसी है? इस तरह से। तो पेपर में क्या आएगा? कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए कि सेल्स कैसे बने, है ना, ए और बी पोजीशन में फर्क कैसे आया, और हवा जो इस तरह थी वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से इस तरह आ गई। तो लिखने के तरीके में क्या आएगा? आपको पता है ये वाली हवा आ गई। अब क्या होगा? देखो ध्यान से, इनिशियली एंगल था 90, राइट, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स में। अब एंगल क्या बन गया? 180 डिग्री। जब इनके बीच का एंगल 180 बन गया, तब हवा इस तरफ मूव करी है। हवा देखो, हम पढ़ते हैं जेट स्ट्रीम वेस्ट टू ईस्ट आ रही, क्यों आ रही है भाई? राइट, बिकॉज रोटेशन की वजह से कॉन्स्टेंटली उस पर कोरियोलिस फोर्स लग रही है। ये जो हवा आ रही है, देखिए यहीं से तो आ रही है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो हमेशा ना आपके लिए एग्जाम में क्या शब्द यूज होगा, अब यहीं से आपको समझ में आ रहा है। देखो, जियोस्ट्रॉफिक विंड जो है वो अपर एयर सर्कुलेशन है, ये सारी अपर एयर सर्कुलेशन थी, बिल्कुल सही। जियोस्ट्रॉफिक विंड पे कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट है, यस। जियोस्ट्रॉफिक विंड कब बनी? इनिशियली तो एंगल 90 था। जियोस्ट्रॉफिक विंड तब बनी जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स में 180 डिग्री का एंगल बना। इसके अलावा जो यहां पे शब्द यूज होता है वो होता है व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स बैलेंस ईच अदर, तब जो विंड चलती है दैट इज कॉल्ड जियोस्ट्रॉफिक विंड। तभी तो हम जेट स्ट्रीम को जियोस्ट्रॉफिक विंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अपर एयर सर्कुलेशन है। ये वेस्ट टू ईस्ट क्यों आ रही है? क्योंकि उस पर कॉन्स्टेंटली कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट लग रहा है, राइट। अब चलिए अपनी एनसीईआरटी की डेफिनेशन पे आते हैं। जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या थी? अपर एटमॉस्फेयर से जुड़ी हुई विंड, अभी आपने देखा। प्लस देखो, दिस इज फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ द सरफेस। नीचे तो अगर हवा चल रही है, फ्रिक्शन हमेशा होगी। अपर एयर सर्कुलेशन में क्या फ्रिक्शन है, इसलिए बहुत तेजी से ये हवाएं चलती हैं। और देखो, ये जो है कंट्रोल होती है बाय, देखो, बाय प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स। देखो, प्रेशर ग्रेडियंट की भी बात हो गई, हाई टू लो की भी बात हो गई यहां पे, और कोरियोलिस फोर्स की भी बात हो गई। फिर देखो यहां पे द रिजल्टेंट, ये देखो यहां पे एक और चीज देखो, यहां पे आइसोबार्स आर स्ट्रेट। अब आइसोबार्स आर स्ट्रेट क्या होता है? देखो, आपने पढ़ा भी है कि आइसोबार्स क्या होती हैं? वो लाइंस जो सेम प्रेशर वाले जोन को ज्वाइन कर रही है। अब आप समझिए, इसको समझने का एक एग्जाम्पल क्या है। अपर एयर में कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, है ना, कोई रोड़ा तो बीच में नहीं आ रहा है ना, तो क्या होगा? हवा जो है इजीली जाएगी, बहुत ज्यादा कोई टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होगा, इसीलिए आइसोबार बिल्कुल स्ट्रेट होता है, राइट। क्यों स्ट्रेट हो रहा है? बिकॉज ऊपर कोई भी ऐसी इंटरफेरेंस नहीं है, राइट। बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर ग्रेडियंट होगा नहीं, बहुत बेर मिनिमम होगा, तभी आइसोबार जो है स्ट्रेट है। और इमेजिन करो आप, अब आप कंडीशन देखो, अगर आइसोबार भी स्ट्रेट है और जियोस्ट्रॉफिक विंड देखो ये भी इस तरह से है ना, आइसोबार जियोस्ट्रॉफिक विंड, क्या आपको दोनों पैरेलल नजर नहीं आ रहे?
तभी तो कहते हैं कि जो रिजल्टेंट विंड है, जो जियोस्ट्रॉफिक विंड है, जो बाय द एक्शन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स बनती है, दैट ब्लोज पैरेलल टू द आइसोबार। अब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स में क्या रिलेशन होना चाहिए? मैंने क्या बताया, आइदर 180 डिग्री का एंगल होगा, या पेपर में इसकी जगह वर्ड यूज होगा व्हेन बोथ द फोर्सेस, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स, बैलेंस ईच अदर। और आप देखो यही लिखा हुआ है, व्हेन बोथ द फोर्सेस बैलेंस ईच अदर। सारे कीवर्ड्स पता लग गए? एक बार पूरी दोबारा से पढ़ते हैं, आपको सारी समझ में आ जाएगी, राइट? द विंड इन द अपर एटमोस्फियर, पूरी विंड सिस्टम जो भी मैंने आपको पढ़ाया अपर एटमोस्फियर, राइट? दिस इज फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ द सरफेस। ऑफ कोर्स ऊपर ऐसा कोई बीच में फ्रिक्शन वाला सामान तो है नहीं। इट इज कंट्रोल्ड बाय प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स। ऑफ कोर्स हमने अभी देखा प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हेन आइसोबार्स आर स्ट्रेट, राइट? व्हेन आइसोबार्स आर स्ट्रेट, हम ये भी समझ गए आइसोबार स्ट्रेट्स क्यों है, एंड देयर इज नो फ्रिक्शन, देन व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स, यही तो बताया था मैंने, व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स, जो रिजल्टेंट विंड है दैट ब्लोज पैरेलल टू द आइसोबार, द रिजल्टेंट विंड फाइनली ब्लोज पैरेलल टू द आइसोबार। ये देखो यही विंड क्या कहलाती है? जियोस्ट्रॉफिक विंड कहलाती है, राइट? दिस विंड इज नोन एज जियोस्ट्रॉफिक विंड। अब आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक शब्द का मतलब समझ में आ गया है। पेपर में गलती तो नहीं होती, यूजुअली हम इसको रट्टा मार लेते हैं, पर आज आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है। पक्का ही जो है पेपर में अगर सवाल आ गया आप गलत तो नहीं करेंगे। अब देखिए टेम्परेचर इन्वर्जन को समझने के लिए ये डायग्राम आपको समझना इंपॉर्टेंट है, तो हम बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज जो आप पढ़ते हैं इज नॉर्मल लैप्स रेट, यानी कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर घटता जाता है। आप इसको पहाड़ के एग्जाम्पल से याद रखिए कि जैसे जैसे आप प्लेन से पहाड़ की तरफ जाते हैं ठंड बढ़ती जाती है ना, क्योंकि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है, एलिवेशन बढ़ रहा है, टेम्परेचर घटता रहता है। यानी कि अगर मैं नॉर्मल सिनेरियो को प्लॉट करने की कोशिश करूं तो नीचे वार्म होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे कूल होता जाएगा, और ऊपर गए और कूल होता गया, और ऊपर गए और कूल होता गया। ये है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। पर कभी कभी है ना, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सिचुएशंस रिवर्स भी हो जाती हैं। रिवर्स कैसे हो जाएंगी कि यहां वार्म की जगह कूल हो जाएगा, है ना, कंडीशंस रिवर्स हो गई। आप देख सकते हैं कि कंडीशंस एब्सोल्युटली रिवर्स हो गए। और ऐसा नहीं कि हमेशा होता है ना, बहुत ही छोटे समय के लिए होता है और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में होता है। जब भी ये इन्वर्जन होगा, राइट, तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहलाएगा, क्योंकि टेम्परेचर में इन्वर्जन हुआ। अगर यहां वार्म था, यहां पर कूल हो गया है। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन आती है, अब आपको पता है कि आपने सबसे पहले पहाड़ पे जाना, नॉर्मल लैब से इमेजिन करना है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, वार्म फिर कूल, और इन्वर्जन की बात करनी है तो आपने इनको इन्वर्ट कर देना है, राइट? अब अगर आपको पेपर में यूजुअली एग्जांपल्स आते हैं ना कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कंडीशंस, कुछ इस तरह की चीजें, तो हमेशा ही आपने वो कंडीशंस इमेजिन करनी है जब यहां पे कूल कंडीशंस है, राइट? अभी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी, आप इजीली इमेजिन भी कर पाएंगे। अब कूल का क्या मतलब है? सबसे सिंपल एग्जांपल है पोलर एरियाज। यहां पे टेम्परेचर इन्वर्जन साल भर है। अब ना आंखें बंद करके पोलर एरियाज को इमेजिन कीजिए। क्या आपको लग रहा है वहां पे पूरी बर्फ नजर आ रही है आपको? दैट मीन्स अगर यहां पे आपकी स्नो और आइस है तो ये वाला जोन क्या होगा? कोल्ड ही तो होगा। और यही तो हमें चाहिए था कि हमें यहां कोल्ड कराना है। That means पोलर एरियाज पे थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर इन्वर्जन बहुत नॉर्मल है, राइट? क्यों? अब यहां पे कूल कंडीशंस हमें मिल गई। तो यही चीजें आपको याद रखनी है कि हमेशा टेम्परेचर इन्वर्जन हो जरूरी नहीं है, लेकिन इन सर्टेन सिनेरियोज ये होता है, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में ना आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वैली ब्रीज, माउंटेन ब्रीज का। यहां पे आप कॉन्सेप्ट भी समझ जाइए। सो फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लेते हैं हम। So these are your mountains and this is your valley, right?
अब लेट्स अंडरस्टैंड दिन में क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड नाइट में क्या होता है, राइट। अब दिन में क्या होगा, माउंटेन जो है बहुत वार्म हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है। तो माउंटेन वार्म हो गई, तो वार्म मतलब कौन सा प्रेशर है, लो प्रेशर। इसके कंपैरिजन में वैली को हीट होने में टाइम लगता है, तो इसके कंपैरिजन में वैली कोल्ड होगी, यानी हाई प्रेशर। हवा कैसे मूव करती है, हाई टू लो, हाई टू लो, यानी अब जो है हवा कहां से चल रही है, देखो हवा का नाम वही होगा जहां से वो चल रही है। अब हवा वैली से माउंटेन की तरफ जा रही है, तो दिन में चलेगी वैली ब्रीज। नाइट टाइम में देखते हैं क्या होता है। अब नाइट टाइम में कंडीशंस रिवर्स हो जाएंगी, जो पहले वार्म था अब वो कोल्ड हो गया, यानी यहां हाई प्रेशर हो गया, राइट। और जो दिन में कोल्ड था अब वो रात में वार्म हो गया, दैट मींस यहां पे लो प्रेशर हो गया। अब हवा कैसे आएगी, हाई टू लो। तो यहां अब हवा कहां से आ रही है, देखो माउंटेन से वैली की तरफ आ रही है, तो सबसे पहली चीज इसका नाम हो जाएगा माउंटेन ब्रीज। और यहां पे कंडीशन देखो, हवा कैसे आ रही है, कोल्ड रीजन से यहां पे, यानी कि कोल्ड हवा रात में नीचे आ रही है। अब कोल्ड हवा आएगी तो यहां पे कोल्ड हवा ही तो इकट्ठी हो जाएगी, और यही तो कंडीशन हमें चाहिए थी कि यहां पे कोल्ड हवा आ जाए। दैट मीन्स रात में अब जब हवा हाई टू लो आई तो आपकी कोल्ड एयर जो है नीचे की तरफ आके यहां इकट्ठी हो गई। तो जो माउंटेन ब्रीज है ये भी एग्जाम्पल माना जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन का, और मैं आपको बता दूं इसको एयर ड्रेनेज भी कहते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि नाइट टाइम में कोल्ड एयर जो है ना, हिल्स माउंटेन से नीचे की तरफ आती है, राइट, और ये जो नीचे वैलीज है उनमें इकट्ठी हो जाती है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल बना, टेम्परेचर इन्वर्जन का एग्जाम्पल बन गया, राइट। तीसरी चीज देखिए, फॉग्स इन द मॉर्निंग भी बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। अब मैं पहले समझो कि फॉग भी है, वो भी मिनी क्लाउड जैसी ही चीज है। तो सबसे पहले ना मैं आपको क्विकली समझाती हूँ ये क्लाउड्स कैसे बनते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब भी आप लिक्विड को यानी वाटर को हीट करोगे वो गैस यानी कि वेपर बन जाएगा, यानी कि लिक्विड को आपने हीट ऐड की तो वो गैस बन गया। इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन, राइट। अब वेपर बना के हमें क्या फायदा है, वेपर बन के तो बादल बन के बारिशें ही होनी है। तो बेसिकली आपको वेपर से वापस बूंद बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको वेपर से बादल बना के बारिशें करनी है। तो सिंपल सी चीज समझो, जब आपने लिक्विड को हीट किया वो गैस बन गया, अब उस हीट को वापस ले लो तो वो वापस लिक्विड बन जाएगा। That is what actually happens। और लिक्विड क्यों बनाना है हमने वापस, बिकॉज वेपर से हमने वापस बारिशें ही करानी है, राइट। तो जब भी गैस से आप हीट वापस ले लोगे और वो वापस लिक्विड बन जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्डेंसेशन। तो बादल बनने के लिए, बारिशें होने के लिए कॉन्डेंसेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये हीट वापस कैसे हो, इसके लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है लॉस ऑफ हीट। कि लॉस ऑफ हीट अब कैसे हो, है ना, बादल हमेशा ऊपर ही क्यों बनते हैं यूजुअली, क्योंकि आप याद कीजिए नॉर्मल लैप्स रेट को, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो टेम्परेचर कम होता रहता है। तो एक पॉइंट पे ऐसा टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर कम होते होते कि टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, यानी कि मैं उसको लॉस ऑफ हीट भी कह सकती हूं। तो क्या होगा, कॉन्डेंसेशन हो जाएगी। जैसे ही कॉन्डेंसेशन होगी, कॉन्डेंसेशन में क्या होता है, गैस वापस लिक्विड बनना चाहता है। अब ये वेपर वापस जो है लिक्विड बन के बहुत बड़े बड़े बादल बना के बारिशें कराना चाहता है। पर याद रखना, ये जो बूंद बनी है ये हवा में सस्पेंडेड नहीं रहेगी, इसको जो है क्लाउड कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियर चाहिए होगा। तभी तो हम कहते हैं कि जब भी पार्टिकल्स होते हैं ऊपर, उन पार्टिकल्स पे कॉन्डेंसेशन होती है, कि वो जो बूंद है वो हवा में नहीं, वो पार्टिकल पे आती है, राइट। तो इनको क्लाउड कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियर कहा जाता है। अब क्या होगा, बहुत ऊंचाई पे, तभी तो जो बादल है आपको ऊंचाई पे नजर आते हैं, तो बहुत ही ऊंचाई पे क्या होगा, लॉस ऑफ हीट होने लगेगा, कॉन्डेंसेशन होने लगेगी और ये वेपर बूंदों में बदलने लगेंगे। और फिर क्या होगा, जब बहुत सारी बूंदें मिलकर बहुत बड़ा बादल बनाएंगी, फिर जाके बारिश होगी।
अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूं, बिकॉज मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि बादल बनने के लिए लॉस ऑफ हीट होना इंपॉर्टेंट है। अब यूजुअली बादल ऊपर क्यों बन रहा है, बिकॉज नॉर्मल लैप्स रेट लग रहा है और ऊपर जाके टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में आप अपने आसपास कोहरा देखते हो, फॉग देखते हो, वो भी तो मिनी क्लाउड्स हैं। और आप ध्यान दो, वो सिर्फ विंटर में ही क्यों बन रहे हैं आपके आसपास, वैसे तो क्लाउड्स ऊपर बनते हैं, बिकॉज विंटर में आपके आसपास टेम्परेचर क्या है, कम है। दैट मीन्स यूजुअली जो लॉस ऑफ हीट ऊपर जाके हो रहा था, सर्दियों में आपके आसपास ही हो जाता है। और कैटेगोरिकली जब बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन होता है, आप देखते हो, और बहुत सारे पार्टिकल्स मिल जाते हैं, तो यहीं पे वो क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियर की तरह एक्ट करते हैं और यहीं पे लॉस ऑफ हीट होके मिनी क्लाउड्स यानी कि फॉग बन जाता है। इसे आप देखो, फॉग्स विंटर में ही होता है। अब इस पूरी कहानी का तात्पर्य समझो, लॉस ऑफ हीट हो गया यहां। लॉस ऑफ हीट मतलब कूल कंडीशंस, ये भी तो टेम्परेचर इन्वर्जन है। तो पेपर में आपको बस डेंस फॉग याद रखना है। मैंने ये पूरी कहानी आपको क्यों बताई है, सो दैट आपको बेसिक जो है समझ में आ जाए। तो विंटर्स में यही लॉस ऑफ हीट हो गया, यही कूल हो गया, इसीलिए वो मिनी क्लाउड्स यहीं पर बन गए, राइट। तो ये भी अब आपको याद हो गया। और लास्ट कंडीशन है ना, लास्ट कंडीशन क्या होती है, लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काइज, राइट। लॉन्ग विंटर नाइट प्लस क्लियर स्काइज। अब आप समझो, जो भी हीट दिन में इंसुलेशन से आ रही है, रात को इट इज रेडिएटेड बैक। तो जितनी लॉन्ग विंटर नाइट होगी उतनी ही हीट रेडिएट बैक हो जाएगी। और रात रात में जब हीट रेडिएट बैक हो गई तो बाय अर्ली मॉर्निंग बिकॉज मेजॉरिटी हीट रेडिएट बैक हो चुकी है, हीट जा चुकी है, तो यहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थ के ऊपर की एयर क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लॉन्ग विंटर नाइट होने की वजह से, क्लियर स्काइज होने की वजह से हीट ऑफ द डे रेडिएट ऑलरेडी रात में हो चुकी है, राइट। तो टेम्परेचर इन्वर्जन आपको समझ में आ गया और ये 4 कंडीशंस भी अब आप समझ चुके हैं। तो ऐसे ही क्विक रिवीजन करते रहेंगे हर एक टॉपिक का। जरूर आप इस सीरीज को 2 बजे फॉलो कीजिए, बहुत ही बेनिफिट होगा आपको प्रीलिम्स में। एंड बिफोर आई लीव, संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में भी आप जानकारी जरूर लें। वन ऑफ द मोस्ट होलिस्टिक क्रैश कोर्सेज अवेलेबल फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।